दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का एएनएम और फार्मासिस्ट के रेगुलराइजेशन के विषय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। इस जजमेंट के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ यानी एएनएम और फार्मासिस्ट को रेगुलराइज करने के लिए 12 हफ्ते की टाइम दी है। पर दोस्तों इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रेगुलराइजेशन नहीं है। इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 डिसीजन डिस्कस किए हैं। 6 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के और एक डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट का। ये डिसीजन एक लाइन ऑफ केसेस फॉलो करते हैं जो कि उमा देवी के बाद प्रोनाउंस किए गए हैं, एक लीनियंट व्यू देते हुए रेगुलराइजेशन के टॉपिक को। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये तो ज़रूर समझेंगे कि इन फार्मासिस्ट और एएनएम को रेगुलराइज़ क्यों किया गया है, पर हम ये भी समझेंगे कि इन लाइन ऑफ केसेस में क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है और हम डिटेल में तो नहीं, पर हाँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू में ज़रूर समझेंगे उन 7 के 7 केसेस को आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये एक लाइन ऑफ केसेस को एक साथ डिस्कस करेगा जो कि रेगुलराइज़ेशन के टॉपिक पे दिए गए हैं। दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 रिट पिटिशंस को एक साथ टैग किया था। एक रिट पिटिशन एनडीएमसी के फार्मासिस्ट के रेगुलराइजेशन से डील करते हैं और दूसरा रिट पिटिशन एनडीएमसी के एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ से डील करती है। ये दोनों पिटिशन अराइज हुए क्योंकि इन दोनों ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ने कैट को अप्रोच किया था रेगुलराइजेशन के लिए। कैट ने इनका रेगुलराइजेशन अलाउ कर दिया पर एनडीएमसी ने इन दोनों के रेगुलराइजेशन को चैलेंज किया था हाई कोर्ट के समक्ष। दोस्तों फार्मासिस्ट के केस की अगर बात करें तो इनका केस एक परफेक्ट केस था रेगुलराइजेशन के लिए। उनके केस में ओपन एडवर्टाइजमेंट हुई थी, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, सिलेक्शन कमेटी ने इंटरव्यू लिया, कैंडिडेट्स को असेस किया और उसके बाद अपॉइंटमेंट दी। दोस्तों ये कैंडिडेट सारे क्वालिफिकेशन फुलफिल करते थे और वो इंडियन काउंसिल ऑफ फार्मासिस्ट से क्वालिफाइड भी थे। दोस्तों सिमिलर फैक्ट्स एएनएम के भी थे। इनकी भी सिलेक्शन ओपन एडवर्टाइजमेंट से हुई थी और प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करने के बाद हुई थी। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि ये एम्प्लॉइज 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए गए थे। एनडीएमसी का आर्गुमेंट ये था कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए गए एम्प्लॉइज थे और इनको एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलती थी। इनके रिक्रूटमेंट रूल्स में साफ लिखा था कि इनको कोई रेगुलराइजेशन मिलेगा नहीं, इसलिए रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जल्दी से समझते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था और क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने इन ग्रुप ऑफ फार्मासिस्ट और एएनएम को रेगुलराइज किया है। उसके बाद हम समझेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किन 7 डिसीजन को फॉलो करके ये रेगुलराइजेशन का ऑर्डर पारित किया है और वो 7 डिसीजन क्या कहते हैं कि आप उन 7 डिसीजन को समझ के आगे अपने केस में उसका यूज कर पाए। दोस्तों इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पुराने पवन शर्मा के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल पवन शर्मा जजमेंट जैसे हैं और इसलिए इस केस में रेगुलराइजेशन होना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन डिस्कस किए हैं। इसमें से 4 डिसीजन पवन शर्मा केस में ही डिस्कस किए गए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें ये समझना जरूरी है कि ये 6 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और ये एक पवन शर्मा का डिसीजन जो दिल्ली हाई कोर्ट का है ये क्या कहता है, जिसके बेसिस पे इन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिला है। दोस्तों इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेगुलराइजेशन प्रोस्पेक्टिव दी है पर सीनियरिटी और पे बेनिफिट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से दी है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हुई थी। यानी कि दोस्तों रेगुलराइजेशन मिला है एम्प्लॉइज को, सीनियरिटी का बेनिफिट मिला है फ्रॉम देयर इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट बैक वेजेस नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों इस केस में रेगुलराइजेशन का बेनिफिट इसलिए दिया गया है क्योंकि एम्प्लॉइज 5 कंडीशन सेटिस्फाई करते थे। वो 5 कंडीशन क्या है? वो 5 कंडीशन है ओपन सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क, इम्पेकेबल वर्क रिकॉर्ड और सेम नेचर ऑफ वर्क एज डन बाय पेरिनियल और रेगुलर एम्प्लॉइज। दोस्तों ये 5 कंडीशंस इन्हीं 6 जजमेंट से निकल के आते हैं और इसलिए हम इन 6 जजमेंट को अब समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला जजमेंट है ये विनोद कुमार जजमेंट। इस जजमेंट में दोस्तों एम्प्लॉइज अकाउंट क्लर्क थे जो कि टेम्पररी बेसिस पे हायर किए गए थे। अब दोस्तों ये टेम्पररी बेसिस पे कुछ 25 साल से काम कर रहे थे। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने कहा कि हमें एम्प्लॉयमेंट का रियल नेचर देखना चाहिए। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि देयर एम्प्लॉयमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनटू अ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वारंट्स रेगुलराइजेशन। यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि टेम्पररी के लेवल को नहीं देखा जाए। अगर नेचर ऑफ वर्क शुरू में टेम्पररी हो पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इवॉल्व होके एक पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क हो तो उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों दूसरा जजमेंट है जगो देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट था।
क्योंकि दोस्तों इस जजमेंट में जो एम्प्लॉइज थे उनकी पोस्ट सैंक्शन नहीं थी। दोस्तों इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एम्प्लॉइज सालों से रेगुलर वर्क और अनब्लेमिश्ड वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल का लेबल देके के उनकी रेगुलराइजेशन नहीं रोक सकती है। दोस्तों इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये 2021 के जजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्रेशन था। दोस्तों 2021 में इल्मो देवी का एक जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को कभी पोस्ट क्रिएट करने की डायरेक्शन नहीं दे सकती है। पर दोस्तों जग्गो देवी में पोस्ट सैंक्शन नहीं थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया है। और ये पोजीशन धर्म सिंह के केस में, जिसको हम आगे समझेंगे, और ज्यादा एक्सपैंड हो गई है। धर्म सिंह के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट कीजिए अगर आपके पास पोस्ट नहीं है तो। यानी कि नॉन सैंक्शन पोस्ट का भी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक वीक डाउन कर दिया है इस जग्गो देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के थ्रू और धर्म सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के थ्रू। और ये पोजीशन 2021 के इल्मो देवी के केस से बिल्कुल विपरीत है और एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड है। दोस्तों तीसरा केस है श्रीपाल वर्सेस गाजियाबाद नगर निगम। इस केस में कुछ पार्क वर्कर्स, गार्डनर्स और वीडर्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया गया था। अब दोस्तों ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर नहीं हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हुए थे। और जब इन्होंने रेगुलराइजेशन की मांग की तो इनको यही दलील दी गई कि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कि एम्प्लॉइज के साथ। दोस्तों इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि ये लोग एक पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से मिलती थी अपने काम को कैसे करना है। और इस वजह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये लोग हायर्ड हैं, अगर ये लोग पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज के जैसा वर्क कर रहे हैं और एक लंबे टाइम से सर्विस दे रहे हैं, तो इनकी रेगुलराइजेशन रोकी नहीं जा सकती है। तो दोस्तों इस डिसीजन में ये होल्ड किया गया था कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच में डालने का बहाना नहीं ले सकती है रेगुलराइजेशन से बचने के लिए। दोस्तों चौथा केस है धर्म सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा इस केस के बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है जब हम जग्गो देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों इस केस में सरकार ने ये दलील दी कि उनके पास पोस्ट क्रिएट करने के ना पैसे हैं, न रेगुलराइजेशन करने के पैसे हैं, और सरकार ने कहा कि कोर्ट कभी पोस्ट क्रिएट करने का ऑर्डर दे ही नहीं सकती है। दोस्तों ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है क्योंकि ये 2021 के इल्मो देवी जजमेंट को ओवररूल करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने का आदेश दिया है अगर उनके पास पोस्ट नहीं है तो। और दोस्तों इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेट अपने बजट को बैलेंस करने के लिए इन गरीब वर्कर्स के पैसे काट के बैलेंस नहीं कर सकती है। स्टेट को ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेना चाहिए कि उनके पास लोगों को रेगुलराइज करने के पैसे नहीं है, खासकर जबकि उन्होंने उन लोगों से 10, 15 या 20 साल से ऊपर काम ले रखा है। दोस्तों आई होप आपको पिछले के 4 जजमेंट से निकला हुआ निष्कर्ष पता चला हो और पता चला हो कि उन जजमेंट को आप कैसे अपने केस में यूज कर सकते हैं और किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये चारों जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के पवन शर्मा जजमेंट में पहले से ही कोटेड थे। पर अभी हम सुप्रीम कोर्ट के 2 और डिसीजन डिस्कस करेंगे जो कि पवन शर्मा में कोटेड नहीं थे, पर आज के केस में डिस्कस किए गए थे और कोर्ट ने उस पर रिलाई ऑन किया था। दोस्तों चौथा केस है भोलानाथ वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। दोस्तों इस केस में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, पर इसको मैं आपको ब्रीफ में अभी फिर से बताता हूँ। दोस्तों इस केस में कुछ इंजीनियर्स हायर किए गए थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, पर जब उन्होंने रेगुलराइजेशन की मांग की तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट लिया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो रेगुलराइजेशन सीख ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म लिखे हैं कि वो रेगुलराइजेशन की मांग नहीं कर सकते हैं, तो वो टर्म गलत है और वो संविधान के खिलाफ है और उन टर्म को माना नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है और मॉडल एम्प्लॉयर से ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसे उल्टे सीधे टर्म्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाले। और दोस्तों आखिरी सुप्रीम कोर्ट का केस जिसको आज के केस में रिलाई ऑन किया गया था वो है पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। दोस्तों इस केस में पैरिटी का इशू था। इस केस में डेली वेज वर्कर्स रेगुलराइज हो गए थे और सेम पोस्ट पे काम करते हुए कैजुअल वर्कर्स रेगुलराइज नहीं हुए थे। इसमें कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेशन के एंगल पे जाते हुए कहा कि अगर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिला है, तो भले दूसरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का टैग अलग हो, अगर नेचर ऑफ वर्क सेम है तो उनको भी रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब दोस्तों आखिरी जजमेंट जिस पे हमें गौर करना है आज के वीडियो में वो है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, पवन शर्मा का जजमेंट। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर रेगुलराइजेशन का राइट ऑलरेडी क्रिस्टलाइज हो चुका है, तो सरकार उन एम्प्लॉयज को हटा के नए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है। अब दोस्तों आज के केस में एक दलील ये भी थी कि ये सूट प्रीमेच्योर है। एनडीएमसी का कहना था कि एनडीएमसी ने यूपीएससी से एक रिकमेंडेशन मांगा है इन एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन के ऊपर, और जब तक ये रिकमेंडेशन नहीं आता है तब तक इनको वेट करना चाहिए। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिमिलर केस में
पहले ही यूपीएससी रिकमेंड कर चुकी है डिनायल ऑफ रेगुलराइजेशन के उमा देवी के जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करके। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ट्रेंड से वाकिफ है जिसके थ्रू वो उमा देवी के जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करके रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं देती है। कोर्ट ने कहा कि इन एम्प्लॉइज ने 5 कंडीशंस पहले ही सैटिस्फाई कर दिए हैं। इन एम्प्लॉइज का राइट टू रेगुलराइजेशन इन व्यू ऑफ द 6th जजमेंट ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड है, क्योंकि ये ओपन सिलेक्शन से हायर हुए थे, इनके पास सारे क्वालिफिकेशन है, ये सेम नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉइज कर रहे हैं और इनका वर्क पेरिनियल इन नेचर था। ये कंटिन्यूअस सर्विस दे चुके हैं और इनके अगेंस्ट कोई एडवर्स रिकॉर्ड नहीं था। इन पांचों रीजन की वजह से और इन 6 जजमेंट को फॉलो करके उनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिल गया। तो दोस्तों इस जजमेंट का कोर मैसेज क्या है? दोस्तों इस जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट ने इन 6 जजमेंट्स को समराइज कर दिया है और ये 6 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये 6 जजमेंट हाल ही में प्रोनाउंस किए गए हैं जो कि रेगुलराइजेशन को एक फेवरेबल व्यू देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इन रिपीटेड जजमेंट्स के बाद लॉ क्लियर है। अगर एम्प्लॉइज प्रॉपर प्रोसेस से आए हैं, क्वालिफाइड है, एसेंशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस सर्विस दे चुके हैं और उनके अगेंस्ट कोई एडवर्स रिकॉर्ड नहीं है, तो उन्हें रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये रेगुलराइजेशन का राइट इप्सो फैक्टो उनके लिए अराइज होता है, यानी कि जैसे ही ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं उनके सर्विस में, ये रेगुलराइजेशन का राइट उनके लिए अराइज कर जाता है। दोस्तों एनडीएमसी के एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ्स एंड फार्मासिस्ट के लिए ये जजमेंट एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट है और आई होप इस जजमेंट को देख के और भी सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज अपने रेगुलराइजेशन के लिए प्ली डालें। तो दोस्तों इस जजमेंट का क्या की टेक अवे है? दोस्तों इस जजमेंट का वही की टेक अवे है जो इन 6 के 6 जजमेंट्स का की टेक अवे है। अगर आपके पोस्ट पे नियुक्ति एक ओपन सिलेक्शन प्रोसेस से हुई है, आपके पास सारे क्वालिफिकेशंस है और आप एक लॉन्ग अनइंटरप्टेड सर्विस दे चुके हैं, आपके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स रिमार्क्स नहीं है और नेचर ऑफ वर्क पेरिनियल इन नेचर है, तो आपको रेगुलराइजेशन के बेनिफिट से वंचित नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों इन 5 कंडीशंस को ही आपको देखना है अपने एम्प्लॉयमेंट में और इन 6 जजमेंट्स को आपको कोट करना है उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में वो आपके केस पे बैठते हो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा था बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सुप्रीम कोर्ट के नए ट्रेंड के बारे में पता चला हो और आप सारे सुप्रीम कोर्ट के नए केस से वाकिफ हो गए हो। केस का साइटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिससे आप जजमेंट देख सकते हैं और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।